क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू आज अकाउंटिंग इक्वेशन का एक ही क्वेश्चन करते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन करते हैं, खुद ही फ्रेम करेंगे। 10 से 15 कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है जी, एक ही क्वेश्चन से 10 से 15 कंसेप्ट क्लियर करने हैं आज मुझे। ठीक है जी, जो छुट्टी कर रहे करते हैं ना भैया, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड बिल्कुल वैसी बनी रहनी चाहिए जैसे है। ठीक है जी, मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे बेटा। स्पीड बढ़ाओ, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखो। एक मिनट। और वो लिखते रहो, एक ही क्वेश्चन करेंगे, 15 ट्रांजैक्शन के आसपास होंगी। बहुत कुछ क्लियर करना है अभी, आप लिखते रहो। रौनक, केशव,
बस बाबू 13 ट्रांजैक्शन है, इतनी लिखो, फॉर्मेट रेडी करना है इसके बाद, ठीक है ना। एक फ्रेश पेज ले लेना, ठीक है ना, जहां बाबू दोनों पेपर दिखाई दे रहे हो आपको, हॉरिजॉन्टली फॉर्मेट बनाना, 13 की 13 ट्रांजैक्शन एक ही पेज पे कवर करनी, फटाफट से लिख लो सारी ट्रांजैक्शन। भाई कोई नहीं, लिख लेना दोबारा ट्रांजैक्शन, मैं दिखाता रहूंगा साथ साथ, अभी टेंशन मत लो, आप फॉर्मेट रेडी करो पहले। हो गया फॉर्मेट रेडी, कर दो पे टाइप जिसका रेडी नहीं हुआ फॉर्मेट। आतिफ का है आज? अरे भाई इसको समझ ही नहीं आती पढ़ना है। चलो बेटा सामने देखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, पर बेटा एक एक दो दो बातें मेरी भी सुनते जाना, जिनको आता है मुझे पता उनको आता ही है, फिर भी बेटा सुनते जाना। कहता है मिस्टर एम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, विद स्टॉक एंड विद फर्नीचर। एम ने बिजनेस शुरू करा, बिजनेस शुरू करने के लिए वो कैश भी लाया, स्टॉक भी लाया, फर्नीचर भी लाया। बेटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप जो कुछ भी लेकर आते हो हर वो चीज कैपिटल है, ठीक है ना। चाहे कैश लाए, चाहे स्टॉक लाए, फर्नीचर लाए, बैंक बैलेंस लाए, प्लांटर मशीन लाए, कंप्यूटर लाए, व्हीकल लाए, जो मर्जी ले आओ बेटा, हर वो चीज जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रोप्राइटर बिजनेस में लेके आता है, हर वो चीज कैपिटल है। अब बाबू आप यहाँ पर 3 एसेट भी लेकर आए हो, कैश, स्टॉक और फर्नीचर, तो बेटा एसेट के नीचे 3 हेड क्रिएट करना मत भूलना, एक कैश, दूसरा स्टॉक और तीसरा फर्नीचर। 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए। बाबू ट्रांजैक्शन में मैंने लिखा स्टार्टेड अ बिजनेस, अब मैंने शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर दिया है, अब मैं पूरी वो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा जो क्वेश्चन मुझे देता है। बेटा 3 लाख रुपए आप कैश लेकर आए, 2 लाख रुपए का स्टॉक लेकर आए और बेटा 1 लाख रुपए का फर्नीचर लेकर आए। जो कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाते हो हर वो चीज कैपिटल है, तो बेटा 6 के 6 लाख रुपए कैपिटल है। जैसे ही ट्रांजैक्शन खत्म, एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करी, उसके बाद हमने लिखा न्यू इक्वेशन, और न्यू इक्वेशन का काम बड़ा सिंपल सा है बेटा, बैलेंसेस को ही उतारना है आपने न्यू इक्वेशन के सामने। बाबू सारे बच्चे साथ साथ करेंगे मेरे क्वेश्चन, ऐसा ना हो मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाए आपकी ट्रांजैक्शन एक ना लिखी गई। मैं चेक कर रहा हूं बेटा, इसके बाद आकाश भाई पोस्ट कर देना। बाबू सेकंड ट्रांजैक्शन मैं कर रहा हूं बेटा, सेकंड और थर्ड ट्रांजैक्शन के लिए एक बात फिर से समझ लो, सामने देखना बेटा, जब भी आपको कहेगा कि आपने गुड्स परचेज करे या गुड्स सोल्ड करे, 4 अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इस मुद्दे को मैं टच कर देता हूं, आराम से समझ लो बेटा। गुड्स परचेज करने के टाइम पर आपको ऐसा कह सकता है परचेज गुड्स, एक रास्ता ये, एक कह सकता है परचेज गुड्स फॉर कैश, दूसरा रास्ता ये है, तीसरा रास्ता है परचेज गुड्स फ्रॉम, किसी भी एक पर्सन का नाम दे सकता है जैसा कि इस क्वेश्चन ने दिया फ्रॉम सुधीर, और बेटा चौथा तरीका यह कह सकता है परचेज गुड्स फ्रॉम सुधीर फॉर कैश। बाबू चाहे गुड्स खरीदने की बात है, चाहे गुड्स बेचने की बात है, ये 4 पॉसिबल केस बनते ही बनते हैं।
बाबू अगर आपको कहे परचेज गुड्स, दैट्स इट, इतना ही कहा और कुछ नहीं कहा, तो बेटा समझ लेना ये गुड्स कैसे खरीदे होंगे, फॉर कैश, हमेशा नगद खरीदे। अगर कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, फिर तो कहने की बात ही नहीं, ये तो है ही कैश। और अगर ऐसे कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुधीर फॉर कैश, ये तो फिर कैश है। लेकिन अगर कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुधीर, बस इतना बोल रहा है, तो समझ जाना बेटा अगर गुड्स खरीदे और किसी का नाम दिया है और कोई कैश का हिंट नहीं है जैसे फोर्थ पार्ट में था, तो समझ जाना ये परचेज हमेशा उधार है। समझ में आती है बात? सेम बात सोल्ड गुड्स के लिए भी है बेटा। अगर कह देता सोल्ड गुड्स मतलब वो कैश, अगर कह देता सोल्ड गुड्स फॉर कैश, वो तो है ही कैश। अगर कह देता सोल्ड गुड्स टू भव्य फॉर कैश, ये तो है ही कैश। लेकिन अगर कह रहा सोल्ड गुड्स टू भव्य, बस इतना, तो बेटा अगर किसी का नाम लिखा है और कोई कैश का हिंट नहीं है, तो बेटा समझ लेना ये भी उधार है। सेम बात परचेज के लिए, सेम बात सेल के लिए। अब जिसको ट्रीटमेंट पता है बहुत अच्छी बात, नहीं पता बेटा मेरा ट्रीटमेंट आराम से सुन लो। बेटा गुड्स खरीदा है सुधीर से 1.5 लाख रुपए, ऑब्वियसली बेटा उधार खरीदा है। चलो मैं पूछ लेता हूँ एक आध बच्चे से क्या करना चाहिए। अर्षित भाई क्या करना चाहिए? परचेज गुड्स फ्रॉम सुधीर 1.5 लाख रुपए, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? सेकंड में बाबू, बाबू एक तो स्टॉक में प्लेस प्लस कर दो। अगर गुड्स खरीद कर ला रहे हो तो ऑब्वियसली मेरे बिजनेस का स्टॉक बढ़ रहा है। साथ ही साथ आपको नहीं लगता बेटा कर्जा भी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी भी मंडरा रही है सर पे। आज सुधीर से उधार खरीद लाए, आज नहीं तो कल पैसा तो दोगे। लाइबिलिटीज में एक लाइबिलिटी बढ़ जाएगी जिसका नाम है क्रेडिटर। मेरे बिजनेस का हर वो सप्लायर जिससे मैं उधार पर सामान खरीदता हूँ उससे मैं बोलता हूँ क्रेडिटर। तो स्टॉक बढ़ा दो, क्रेडिटर बढ़ा दो फटाफट से 1.5 लाख रुपए। लो जी सामने देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू भव्य 2.5 लाख, भव्य ही बता देगा। भव्य भाई क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? बेटा स्टॉक में से माइनस कर दो, डेटर में प्लस कर दो। मेरे बिजनेस का हर वो कस्टमर जिनको मैं उधार पर गुड्स बेचता हूँ उन्हें बेटा मैं डेटर्स बोलता हूँ। डेटर भी एक एसेट है। तो अब वो स्टॉक में से माइनस 2.5 लाख, डेटर में प्लस। चलो जी बाबू सामने देखेंगे। फोर्थ ट्रांजैक्शन है विड्रियो कैश फॉर पर्सनल यूज 80,000। गौरी आप बता दो। कहता है विड्रियो कैश फॉर पर्सनल यूज। बेटा टेक्निकल भाषा में क्या बोलते थे? ड्राइंग्स। बाबू कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, ऐसा क्यों? बेटा कहते हैं विड्रियो कैश फॉर पर्सनल यूज। बेटा अगर मेरे बिजनेस का प्रोपराइटर मिस्टर एम पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश ले गया तो कैश तो ऑब्वियसली कम हो रहा है। दूसरी बात बेटा ड्राइंग्स में मैंने एक बात लिखवाई हुई है और एक ही स्टेटमेंट लिखवाई हुई है, ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को कम कर देती है बेटा।
तो बाबू कैश में से भी माइनस कर देना और ड्रॉइंग्स में से कैपिटल में से भी माइनस कर देना 80,000 रुपीज। करो फटाफट से। चलो जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 20,000। अवनी, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 20,000, क्या करें? और कैश जमा कर दिया बैंक में, क्या करूं? तेज बोलो, आवाज ही नहीं आ रही मेरे तक तो। दो मोहल्ले तो इकट्ठे कर देती होगी तो जब बोलती होगी घर पे। देव क्या कहता है, क्या होना चाहिए? है फिफ्थ वन, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। बाबू क्या बात कर रहे हो, इतनी बच्चों वाली बात हो गई है, तुम ये नहीं बता पा रहे? भाई डिपॉजिट करा है कैश बैंक में, कैश में से माइनस बैंक में प्लस, बैंक एक दूसरी एसेट है। कल एसेट नहीं पढ़वाई मैंने जब बैलेंस शीट पूरी बनवाई, तो बैंक एक दूसरी एसेट है। अगर मैं बैंक में पैसे जमा कर रहा हूँ, एक नई एसेट आ रही है बैंक बैलेंस, कैश कम हो रहा है बिजनेस से, तो कैश में से माइनस कर दो, बैंक को बढ़ा दो 20,000 रुपए से। चलो जी बेटा, अब आप जो भी कर रहे थे ना अपनी कॉपी में, 1 मिनट के लिए रुक जाओ। आकाश भाई पोज करना, बहू बस सामने देखना। अब आपने कर लिया कि नहीं करा, प्लीज 2 मिनट की वेट करो और मेरी तरफ देखो, सब सामने देखेंगे, बिल्कुल सामने, सब रुक जाओ। बेटा मेरे को एक नए कंसेप्ट की चर्चा करनी है, आपने कर लिया बहुत अच्छी बात, आप पीएचडी हो तब भी बहुत अच्छी बात, ठीक है ना, ये भी मेरी तारीफ ही है, पीएचडी करने वाला मैं ही हूँ, ठीक है ना जी। आप सामने देखो बेटा, मेरे को दो चीजों पे चर्चा करनी है, एक रेंट पेड और एक कमीशन रिसीट। भाई चुप रहने का मतलब चुप रहना ही होता है सर। बाबू दो चीजों पे चर्चा करनी है, रेंट पेड और कमीशन रिसीट। बेटा अगर आपने बिजनेस में रेंट पे किया है, बाबू ये डे टू डे एक्सपेंस है, बिजनेस का रोजमर्रा का खर्चा है। अगर बेटा आपने बिजनेस प्रेमाइसेस रेंट पर लिया हुआ है, दुकान रेंट पर ली हुई है, तो रेंट तो दोगे, नॉर्मल सा खर्चा है बिजनेस का। बेटा अगर आपको याद कराना हो मुझे अभी बेसिक अकाउंटिंग टर्म में से, तो बेटा एक टर्म आती थी एक्सपेंडिचर, उसमें भी बेटा मैं 2 पार्ट करता था। अगर एसेट्स खरीदने के लिए खर्चा किया है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर गुड्स के लिए, सर्विस के लिए या डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए खर्चा किया है तो वो एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बाबू ये डे टू डे एक्सपेंस है,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह लो या एक्सपेंस कह लो। सेम वे अगर कमीशन रिसीव हुई है, नॉर्मल बिजनेस इनकम है बाबू, कई बार आपको ब्रांड्स कह देते हैं हमारे ब्रांड का प्रोडक्ट बेचो, जो प्रॉफिट होगा वो तो होगा ही होगा, हम एक्स्ट्रा कुछ कमीशन भी देंगे अपनी तरफ से अगर हमारा सामान बेचते हो, तो नॉर्मल बिजनेस इनकम है ये बेटा। इसको हम प्यार से बोलते थे रेवेन्यू रिसीट्स, और प्यार से बताऊं तो बेटा बोलते थे रेवेन्यू। बेटा चाहे बिजनेस के एक्सपेंस हो, चाहे बेटा बिजनेस का रेवेन्यू हो, दोनों ही प्रॉफिट पर इंपैक्ट डालते हैं। कैसे प्रॉफिट पर इंपैक्ट डालते हैं बेटा? 7th टर्म रिसीट्स थी, 8th टर्म एक्सपेंडिचर थी, 9th अकाउंटिंग टर्म मैंने लिखा था प्रॉफिट स्लैश इनकम, और यही लिखा था कि प्रॉफिट और इनकम किसके बराबर होती है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो बेटा चाहे रेवेन्यू है चाहे एक्सपेंस है, अल्टीमेटली बेटा मेरे प्रॉफिट पर इंपैक्ट डालेगा। अगर मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा ऑब्वियसली प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और अगर मेरे खर्चे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बेटा प्रॉफिट नेगेटिव बढ़ेगा, मतलब लॉसेस बढ़ेंगे। सिंपल सी बात। सर ये याद है ना? अभी खत्म करे हैं मैंने ये परसों ही, ठीक है ना? 7th टर्म पढ़ाई थी रिसीट्स, 8th पढ़ाई थी एक्सपेंडिचर, 9th पढ़ाई थी प्रॉफिट और इनकम, ऐसी पढ़ाई थी बाबू। अगर ये दोनों चीजें यानी कि कोई भी इनकम और बिजनेस का कोई भी खर्चा प्रॉफिट पर इंपैक्ट डालता है, तो बेटा ये भी समझ लो प्रॉफिट अल्टीमेटली कैपिटल पर इंपैक्ट डालता है। अब बेटा अगर आपको ये जानना है कि कैपिटल पर कैसे इंपैक्ट डालता है, तो मैं 2 दिन से एक ही बात रिपीट कर रहा हूं। मैंने परसों के लेक्चर में करी, मैंने कल फिर आकर रिपीट करी ये बात कि एक बार आप कैपिटल वर्ड जान लो ढंग से दोबारा क्या है। कल मैंने यही बोला कि एक इंसान का फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, अगर बेटा उसने बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल लगाई 5 लाख रुपए, और बेटा उसको लगा 4 महीने के बाद कि जो उसने कैपिटल लगाई सफिशिएंट नहीं और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 2 लाख रुपए, उसके धंधे में कितने पैसे लगे? 7 लाख। 5 लाख और 2 लाख 7 लाख। बेटा 30 सितंबर को उसने बिजनेस से ड्रॉइंग्स कर ली कुछ 1 लाख रुपए, कितने पैसे लगे बिजनेस में? 6 लाख। और बेटा पूरे साल धंधा करने के बाद या तो होता है उसको प्रॉफिट या होता है लॉस, दोनों में से एक तो होगा ही। मान लो प्रॉफिट हो जाता है 3 लाख रुपए का, कितने पैसे लगे होंगे धंधे में उसके? 9 लाख। कैसे डिसाइड करा हमने? कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ऐसे तो डिसाइड कर रहे हैं 2 दिन से। सर ये समझ में आ रहा है कि क्लोजिंग कैपिटल निकालने जा रहे हो तो बेटा प्रॉफिट यहीं पर जुड़ेगा, यानी कि अल्टीमेटली अगर मेरी इनकम है, कोई भी रिसीट है, कोई भी बेटा मेरा एक्सपेंस है, वो तो प्रॉफिट पर इंपैक्ट डालता है, और प्रॉफिट अल्टीमेटली किस पर इंपैक्ट डालता है? कैपिटल पर इंपैक्ट डालता है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? बेटा प्रॉफिट का फॉर्मूला था रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, डे टू डे इनकम माइनस डे टू डे खर्चे। सर प्रॉफिट पर इंपैक्ट डालती हैं 2 चीजें, और प्रॉफिट खुद में इंपैक्ट डालता है बेटा कैपिटल के ऊपर, यानी कि अल्टीमेटली मैं बोलूं तो ये दोनों चीजें कैपिटल पर ही इंपैक्ट डालती हैं, क्योंकि इन दोनों चीजों से मिलकर बना प्रॉफिट, और प्रॉफिट इस पर इंपैक्ट डालता है। तो बाबू बड़ी सीधी सीधी सी बात करता हूं, मैंने घुमा तो बहुत सारी थी, मैं बिल्कुल क्लियर कट बात करता हूं। बेटा अगर कोई भी बिजनेस की इनकम है, कोई भी बिजनेस की इनकम है, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड, ये क्या करेगी? मेरा प्रॉफिट बढ़ाएगी। प्रॉफिट कैपिटल में जाकर जुड़ता है, अल्टीमेटली कैपिटल बढ़ाएगी। तो यानी कि बाबू मैं सीधी सीधी बात बोलता हूं, सिर्फ कंक्लूजन बोल रहा हूं, कोई भी इनकम आ जाए सीधा का सीधा बेटा कैपिटल को बढ़ा देना, और बाबू कोई भी एक्सपेंस आ जाए सीधा का सीधा कैपिटल को कम कर देना। समझ में आ रही है बात? आओ जी बेटा, कहते हैं रेंट पेड। मिस्टी क्या करना चाहिए रेंट पेड का? एक ट्रीटमेंट तो सब बता सकते हैं, कैश में से माइनस कर दो। रेंट पे करा, कैश में से माइनस कर दो। दूसरी बात मैंने अभी बता दी, क्या करो? कैपिटल में से माइनस कर दो, क्योंकि रेंट एक खर्चा है, प्रॉफिट को कम करेगा, प्रॉफिट अल्टीमेटली कैपिटल में इंपैक्ट डालेगा, मतलब सीधा सीधा कैपिटल को ना कम कर दूं। ठीक है जी? तो बाबू अगर रेंट पे किया है, कैश में से भी कम, कैपिटल में से भी कम। सेम वे कमीशन रिसीव करी है तो कैश में भी प्लस और कैपिटल में भी प्लस। बाबू 6th और 7th ट्रांजेक्शन कर दो।
राशि पोस्ट कर। लो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। अब वो 8th ट्रांजैक्शन योगराज क्या करना चाहिए? रिसीव्ड फ्रॉम भव्य 2.5 लाख रुपए। अगर आप ऊपर ट्रांजैक्शन पढ़ोगे तो भव्य को हमने उधार पर गुड्स बेचा था, आज उससे 2.5 लाख रुपए आ गए हैं। क्या करना चाहिए? कैश में प्लस कर दो, डेटर में से माइनस कर दो। बहुत अच्छी बात बेटा। अगर डेटर ने पैसे दे दिए हैं तो बेटा मेरे बिजनेस में कैश तो आ ही रहा है, साथ ही साथ डेटर भी तो बिजनेस के कम हो जाएंगे। अब थोड़ी देगा पैसे, एक बार देने थे दे दिए उसने। तो बाबू कैश में प्लस डेटर में माइनस 2.5 लाख रुपए। चलो जी देखते हैं। बाबू मैंने ना ट्रांजैक्शन में कुछ भी नहीं लिखा और अब मैं ट्रांजैक्शन में लिखना छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है वरना मेरा क्वेश्चन रह जाएगा आज। ठीक है जी, मैं सीधा सीधा सॉल्व कर रहा हूं। बेटा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहती है पेड टू सुधीर 1.5 लाख रुपए। आयुष क्या करना चाहिए? पेड टू सुधीर 1.5 लाख। बेटा क्या करो पेड टू सुधीर का? कैश में से माइनस और क्रेडिटर में से माइनस। अगर आप ऊपर जाकर देखोगे तो हमने सुधीर से उधार पर गुड्स खरीदा था। बेटा अगर उधार पर खरीदा था वो मेरा क्रेडिटर था, अगर मैं आज उसको पेमेंट कर रहा हूं तो बिजनेस से कैश तो जा ही रहा है, साथ ही साथ क्रेडिटर भी कम हो रहे हैं 1.5 लाख रुपए से। कर दो बेटा कैश कम और क्रेडिटर भी कम। चलो जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फर्नीचर सोल्ड फॉर 80,000। अनंती का क्या करना चाहिए इसका? स्टॉक में से माइनस, फर्नीचर में से माइनस। तो वो फर्नीचर बेचा है आपने, बेटा फर्नीचर में से कर दो माइनस। आपके पास बहुत सारा फर्नीचर पड़ा था, कुछ खराब हो गया, आपने ठाकर फर्नीचर बेच दिया। फर्नीचर में से माइनस और जब बेचा तो कैश तो आ ही रहा है बिजनेस में, कैश में प्लस। फर्नीचर में से 80,000 माइनस कर दो, कैश में बेटा 80,000 प्लस कर दो। Next one, goods purchased for cash 30,000 and on credit from Sparsh 20,000। आकाश पोस्ट करिए बाबू। कंबाइन एंट्री सोचेंगे, गुड्स नगद भी खरीदा है, गुड्स उधार भी खरीदा है। लेवल बढ़ता जाएगा हर क्वेश्चन के साथ साथ, लेवल बढ़ रहा है, ढंग से सोचो। नगद भी खरीदा और उधार भी खरीदा। अगर कभी सोचने में दिक्कत आए तो पहले सोचो अलग अलग खरीदा होता तो क्या करते, और फिर इकट्ठा सोच लो। ठीक है जी। मिस्टी क्या करना चाहिए? हाँ हाँ सोचो, टेक योर टाइम। कैश में से माइनस कितनी अमाउंट? कैश में से 30,000 माइनस, पहला ट्रीटमेंट ठीक। स्टॉक में प्लस कितना? 30,000।
और हट गया हट गया हट गया हट गया, क्या बात मिस्टेक। दोनों ही केस में चाहे गुड्स नगद खरीदा हो चाहे उधार खरीदा हो, दुकान पे तो आ रहा है, दोनों ही केस में स्टॉक तो बढ़ ही रहा है। कैश में से 30,000 माइनस, स्टॉक में 50,000 रुपए प्लस, और बेटा क्योंकि ये उधार गुड्स खरीदा है तो क्रेडिटर में भी 20,000 रुपए प्लस। इतना क्या था इसमें मुश्किल, कंबाइंड ही तो करी क्या मैंने, आती थी नहीं है, अब समझ में आ गई। अच्छा कोई नहीं, तो बाबू कैश में से 30,000 माइनस, स्टॉक में 50,000 प्लस, और क्रेडिटर में 20,000 रुपए प्लस। वो कहता है 12th ट्रांजैक्शन गुड्स कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड फॉर 70,000। सर अभी तक सेल की जितनी भी ट्रांजैक्शन आती थी ना ऐसे आती थी, गुड्स सोल्ड 50,000। बेटा आप उस ट्रांजैक्शन का मतलब समझने की कोशिश करो और इस ट्रांजैक्शन का मतलब समझने की कोशिश करो। ये जिनको लिखने की जरूरत है ना पेपर में सब लिख के ही आओगे, मतलब कुछ नहीं पता होगा। बेटा अगर मैं बोलूं गुड्स सोल्ड 50,000, इसका मतलब समझते हो आप, इसका मतलब होता है बेटा 50,000 का सामान खरीदा था, 50 का ही बेच दिया। भाई एक्चुअली में तो कभी दुकान पे ऐसा होता ही नहीं कि मैंने 50,000 का सामान खरीदा और मैं 50,000 में बेचने में इंटरेस्टेड हूं। बाबू अब आने लगेगी सेल की सही ट्रांजैक्शन, कहता है गुड्स कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड फॉर 70,000। गुड्स जो आप खरीद कर लाए थे 50,000 का, 70,000 में बेच दिया, कुछ नहीं बताया कैसे बेच दिया, तो बेटा हमेशा कैश बेचा। यानी कि जो चीज मैंने 50,000 की खरीदी थी आप दुकान पर 70,000 रुपए की बेच दी। रौनक क्या करना चाहिए ट्रीटमेंट, कैश में 70,000 रुपए प्लस 50 की चीज बेची है, 70 रुपए ही तो कैश है, 70,000 कैश में प्लस स्टॉक में से 50,000 माइनस, क्योंकि दुकान से स्टॉक तो 50,000 का ही गया, कैपिटल में 20,000 रुपए प्लस। ये कैपिटल में 20,000 क्यों प्लस करे, अभी समझाने की कोशिश की थी मैंने। बेटा अगर इस ट्रांजैक्शन की वजह से मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मैंने 50 की चीज 70 में बेची, तो प्रॉफिट अल्टीमेटली इंपैक्ट कैपिटल में डालता है, इसलिए मैंने कैपिटल में जोड़ दिया 20,000 रुपए। समझ में आती है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो प्यारे बच्चों लिख देते हैं फटाफट से, 70,000 रुपए कैश आया, 50,000 रुपए का स्टॉक चला गया और 20,000 रुपए कैपिटल में प्लस। Last one, paid to स्पर्श 19,500 in full and final settlement। अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा स्पर्श मेरा क्रेडिटर बना था 2 ही ट्रांजैक्शन पहले, मैंने 20,000 रुपए उसको देने थे, कहता है 19,500 रुपए दे दिए इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब होता है हिसाब किताब बराबर हो गया, इसके बाद कभी कुछ नहीं देना। बाबू इंडियंस की तो नियत में है बार्गेन करना, ठीक है ना, हमारी जगह जाके तो बार्गेन करते हैं, जी बताओ मेरा हिसाब कितना। स्पर्श ने कॉपियां खोल ली अपनी, जी आपका हिसाब 20,000 का है, आप सामान खरीद कर गए थे 20,000 का। बाबू आपने जेब से निकाल लिया 19,000, उसके काउंटर पर रख के लो काउंट करो, उसने गिने 19,000, मैंने कहा जी हो गया बस। स्पर्श ने कहा क्या बात कर रहे हो, 20,000 का सामान खरीदा था आपने, 19 दे रहे हो, कहाँ से हिसाब किताब बराबर हो गया भाई, इतना मार्जिन नहीं है। आपने जेब से 500 का नोट और निकाला, उसके काउंटर में रखा, जी खत्म, बस अब बोलना मत कुछ भी।
और उसने 19,500 चुपचाप से एक्सेप्ट कर ली। ऐसा होता है नॉर्मली, हर बिजनेस में ऐसा होता है बेटा। बार्गेनिंग तो बेटा कस्टमर का राइट है, कस्टमर छोड़ता भी नहीं वो राइट अपना। तो बाबू आपने स्पर्श को 19,500 दिए, पूरी सेटलमेंट हो गई, मतलब फ्यूचर में कभी अब कुछ पे नहीं करना उसको। ठीक है जी। राघव भाई क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? बाबू मेरी जेब से कैश कितना गया? अगर मैंने 19,500 पे करे तो कैश तो 19,500 ही गया। क्रेडिटर बेटा, क्रेडिटर पूरे 20,000 के खत्म। स्पर्श के पैसे देने थे 20,000, जब उसने कह दिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगी तो फ्यूचर में थोड़ी कुछ दोगे। लाइबिलिटी को बिल्कुल जीरो कर लो, क्रेडिटर पूरे 20,000 के खत्म। कैपिटल में 500 प्लस, क्यों? क्योंकि इस ट्रांजैक्शन की वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ। देने थे 20,000, दिए 19,500 और हिसाब किताब खत्म। 500 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा इम्पैक्ट कैपिटल में देंगे। प्रॉफिट हुआ है तो बेटा कैपिटल को भी 500 से प्लस कर दो। तो प्यारे बच्चों मैंने 19,500 से कैश कम कर दिया, 20,000 से पूरे क्रेडिटर कम कर दिए और 500 रुपए से कैपिटल को बढ़ा दिया। अब फाइनल इक्वेशन वर्ड लिखना, ना कि न्यू इक्वेशन, क्योंकि इसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन पेंडिंग नहीं है मेरे पास। ठीक है जी बाबू, आप सब बच्चे काम और करेंगे, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। फटाफट से साथ साथ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लो। जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर एम। ऑल्दो बेटा मैं अकाउंट्स बिजनेस के लिए बनाता हूं, पर बिजनेस का कोई नाम नहीं है। तो बेटा अगर बिजनेस का नाम नहीं है, बजाय इसके कि मैं डैश डैश छोड़ दूं, उससे अच्छा मैं बिजनेसमैन का नाम लिख दूं। पहली लाइन में कहा था मिस्टर एम ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर एम एज एट फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन नहीं गिवन तो डैश छोड़ दो। बाबू पूरा टी फॉर्मेट बनाओ, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, जो भी लाइबिलिटीज हैं एक ही है कैपिटल वो लिखो और सारी एसेट्स के नाम लिखो। एक चीज और बेटा, एक एसेट मेरी जीरो हो गई थी, शायद ये एसेट थी डेटर। सर डेटर का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप लिखोगे डेटर अमाउंट कॉलम में लिखोगे जीरो, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी बात है। तो आप चार ही एसेट का नाम लिखना, कैश, स्टॉक, फर्नीचर और बैंक बैलेंस। इसका नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो चीज जीरो हो चुकी है। सेम वे क्रेडिटर का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही लाइबिलिटी लिखो कैपिटल और चार एसेट्स और बैलेंस शीट को टैली कर दो। आपके लिए होमवर्क रहेंगे बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 2-3 क्वेश्चन 2-3 आएंगे बेटा कल। पहले प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसके बाद नए कंसेप्ट से आगे बढ़ाएंगे बात को। कल मैं एक क्वेश्चन ऐसा करूंगा जिससे अकाउंटिंग इक्वेशन के ये वाले सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन करूंगा 15 ट्रांजैक्शन का, जैसे आज किया, कल सारे कंसेप्ट खत्म कर दूंगा। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।